हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है आल्गी। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ अ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आल्गी, अकरेंस ऑफ आल्गी एंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक आल्गल सेल। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं वो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Before studying the general characters of algae, let's first know what is actually algae. तो सबसे पहले algae जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे जो alga है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सीवीड्स। मतलब कि alga एक सीवीड्स है। तो यहाँ पे इस नाम के ऊपर से हम पता चल जाता है उसके हैबिटेट के बारे में, क्योंकि इसमें क्या होता है सी विच इज़ एन एक्वाटिक हैबिटेट। तो कई बार जो नाम होते हैं उसके मीनिंग जानने से हमें कई जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पे जो स्टडी ऑफ आल्गी होती है उसका जो है टर्म यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एल्गोलॉजी। एंड उसका जो अदर टर्म है विच इज़ लाइक इट्स ऑल्सो कॉल्ड फाइकोलॉजी। मतलब कि यहाँ पे फाइकोन्स का मतलब भी क्या होता है सीवीड्स। तो यहाँ पे जो स्टडी ऑफ आल्गी है उसको 2 नामों से हम जाना जाता है, दैट इज़ एल्गोलॉजी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फाइकोलॉजी। अब यहाँ पे जो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ आल्गी क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ आल्गी। सो आल्गी आर डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ प्रीडोमिनेटिंग एक्वाटिक, photosynthetic and nucleus bearing organisms that lack the true roots, stems, leaves and specialized multicellular reproductive structures in plants। हमें पता ही है कि algae जो है वो एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज एक्वाटिक, ऑल्सो फोटोसिंथेटिक, क्योंकि algae में क्या पाया जाता है क्लोरोफिल, एंड न्यूक्लियस बेयरिंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स दे ऑल्सो बेयर्स न्यूक्लियस that lack true roots, stems, leaves and specialized multicellular reproductive structures in plants। मतलब कि algae एक ऐसे प्लांट है जिसमें true root stem, मतलब कि उसकी जो algal बॉडी है वो रूट स्टेम्स और लीव्स में डिफ्रेंशिएट अभी तक नहीं हुई है। तो algal की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड फॉर्म में है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थैलॉइड स्ट्रक्चर। सो ये है जनरल लाइक द डेफिनेशन ऑफ आल्गी एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म आल्गी। तो अब हम पढ़ेंगे द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आल्गी। नाउ लेट्स स्टडी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आल्गी। तो सबसे पहले कि दे आर मोस्टली एक्वाटिक। अब एक्वाटिक हैबिटेट में कौन कौन सी जगह पे, तो मरीन हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट एज वेल एज ब्रैकिश वाटर हैबिटेट में भी हमें आल्गी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, diverse habitat below the soil level, moist rocks, wet logos and snows। तो ये सारी जो डाइवर्स हैबिटेट्स है वहाँ सभी पे हमें algae पाए गए हैं। नेक्स्ट, variety of pigments are present। We all know that algae are not just found in one color, they are found in variety of colors and therefore for that color which is responsible the different variety of pigments। Next, simple thalloid plant body। ये तो हमें पता ही है कि जो आल्गी है उसके उसकी जो प्लांट बॉडी है वो ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स में डिस्टिंग्विश नहीं हुई है, तो इसीलिए उसकी प्लांट बॉडी कैसी है, दे हैव अ थैलॉइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, वास्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट। ऑब्वियसली जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट एज algae is not an evolved organism, therefore vascular system is absent। Mechanical tissues is absent। What is mechanical tissues? The tissues which give support, external as well as internal support to a body. So that is what? That is scalenchyma, collenchyma. So these all the tissues which is like a mechanical tissues, these all are absent in algae। Cell wall is made up of cellulose। We all know that the cell wall which is made up of the cell wall of algae which is used for the protection is made up of cellulose। Reserve food material is starch, oil, protein and lipid। So these are the reserve food materials। Now reproductive structures are not specialized।
So these algae do not have a specialized reproductive structures. The reproduction is algae is obviously we have like a vegetative reproduction, mostly by vegetative reproduction, as well as asexual reproduction. Sexual reproduction is also seen, but there are no special structures available in their structure for the reproduction. So now let's study about the occurrence of algae कि algae किस किस जगह पे पाई जाती है. The first thing, these are the 4 habitats where algae are found: aquatic habitat, terrestrial habitat, aerial habitat and unusual habitat. So these are the 4 habitats where we can see algae. अब जो aquatic habitat है उसमें we are able to see three forms, like there are freshwater habitat, marine water habitat, and there is like a saline water like a ocean, right? So यहाँ पे हमें aquatic जो habitat है उसमें हमें तीन तरह की distinguish होती है. There is a fresh water, so there are 3 types. First one is fresh water, then marine water, and then there is what? Saline. Okay, where there is more salinity, means more salt concentrations are found, which is none other than ocean. अब fresh water habitat में again we can distinguish it in 2 forms. First one that is lentic and the second one that is lotic. अब इसमें भी हम we are able to distinguish in 2 forms. First one that is lentic and the next one that is lotic. अब lentic क्या है? Lentic refers to still water, मतलब कि ऐसी water habitat जहाँ पे there is still water, there is no moving water, whereas lotic is moving water, means floating water. तो अब lentic habitat में कौन कौन सी जो है examples of algae that are found in lentic water habitat? So there are 2 examples, there are more examples, but यहाँ पे हम 2 common examples लेते हैं. The one that is Kara, the first one which is Kara, and the next one that is Udogonia. So these are the 2 which is lentic, मतलब कि still water में in fresh water habitat. अब floating water habitat में कौन कौन से examples आते हैं? तो first one that is Ureothrix. So this is a common algae, and the next one that is Cladophora. So Cladophora. So ये जो 2 examples जो हमने common लिए हैं, जो Kara and Udogonium are lentic fresh water, Ulothrix and Cladophora lotic fresh water. So the thing to remember here is this is still water, this is a floating water. अब मराइन हैबिटेट की बात करते हैं. तो मराइन हैबिटेट में कौन कौन सी algae है, कॉमन algae है जो हमें मराइन हैबिटेट में पाई जाती है? द फर्स्ट वन दैट इज एक्टोकार्पस. तो यहाँ पे एक्टोकार्पस इज एन algae which is found in marine water habitat, and the next which is also very common that is Laminaria. So these are the 2 algae which is found in marine water habitat. अब हम बात करते हैं saline water, मतलब कि ओशन जैसी जगहों के बारे में. तो saline water habitat में कौन कौन सी algae है जो पाई जाती है? The first one that is very common, Oscillaria. See, these are the common algae. There are more algae found there, but these are the common examples which we are talking about. Okay, so there is Oscillatoria. Then the another one that is Pediastrum. So that is Pediastrum. So ये हो गए हमारे, like this is an aquatic habitat in which we distinguish it into 3 parts: fresh water, marine water and saline. And then in fresh water we again distinguish in 2 parts: lentic and lotic. Lentic means still water जिसमें हमें Kara and Udogonia जैसी algae पाई जाती है, and lotic means still water where we find Ulothrix and Cladophora.
Marine water habitat में the common algae is Ectocarpus and Laminaria, and in saline water habitat we found Oscillatoria and Pediastrum. So this is all about the aquatic habitat. So this is the common, chart. This is a common thing, the algae which are found in aquatic habitat. Then the next one, which is terrestrial habitat. In terrestrial habitat is actually distinguished into only two parts. So let's write it over here. So we are talking about terrestrial habitat. So terrestrial habitat are distinguished into two parts. The first one, that is saprophytes. And the next one, which is cryptophytes. Okay, cryptophytes. So now terrestrial habitats में हम इसको distinguish करते हैं two types में, saprophytes and cryptophytes. Now firstly, what is saprophytes? Saprophytes क्या होता है? The algae which grows on dead and decaying material. मतलब कि वो dead and decaying material पर जो algae grow होती है, that is saprophytes. Saprophytes के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन सी जो algae है वो saprophytes. तो जो फैमिली ऑफ Cyanophyceae है वो पूरी की पूरी फैमिली कौन सी आती है? saprophytes के एग्जाम्पल में. तो लेट्स राइट द फैमिली ऑफ Cyanophyceae. This is a example. There is a whole family which is a saprophyte terrestrial habitat and which is a algae. अब cryptophytes क्या है? तो cryptophyte cryptophytes का meaning होता है it's a found in cold environment. Now these type of algae are likely to found under the soil or on the snow and all these places above the rocks and where there is the climatic changes in the cold condition. तो क्रिप्टोफाइट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं algae के? They are all like a nitrogen fixing bacteria like nostoc, Anabaena, and also the one algae which is found, that is cholera. So there are three examples in cryptophytes, three common examples. There are more, but we can say the common algae which is found cryptogams is nostoc, Anabaena, and the another one, that is cholera. So these are the algae which is a terrestrial habitat. So terrestrial habitat distinguished into two types, saprophytes and cryptogams. In saprophytes we are able to see the family of Cyanophyceae, and in cryptogams we see nostoc, Anabaena and cholera. Okay, so these are all about the aquatic habitat and terrestrial habitat. Rocks, fencing wires, तो ये सारी जगहों पे हमें एरियल हैबिटेट वाली algae पाई जाती है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि वाई दे आर कॉल्ड एन एरियल हैबिटेट? बिकॉज दे गेट देयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एरोफाइट्स. मतलब कि ये जो algae है वो अपने सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट्स, they get directly from the atmosphere and therefore they are called aerophytes, not because they are found in air. Okay, so this is the greatest confusion everybody has in their mind. So they acquire water and carbon dioxide requirements directly from the air or atmosphere. There are how many types of aerial algae? So these are the four types of aerial algae. Number one is epiphyllophytes, lithophytes, epiphyllophytes, and there is epizoophytes. So now, epiphyllophytes का मतलब ये होता है, मतलब कि जो प्लांट्स के लीव्स पे पाए जाते हैं, यहाँ पे इट ओनली रिफर्स. वैसे तो epiphyllophytes का मीनिंग होता है ऑन प्लांट्स, आउटसाइड द प्लांट्स बॉडी. ओके, तो यहाँ पे हम लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देयरफॉर इज फाइकोपेल्टिन्स ऑन रूबर्स लीव्स. तो ये जो algae है वो प्लांट्स के लीव्स के ऊपर पाई जाती है. द नेक्स्ट वन विच इज़ लिथोफाइट्स. अब लिथो का मतलब तो हमें पता ही है कि लिथो रिफर्स टू रॉक्स. तो ये जो algae है दैट इज़ फाउंड ऑन दी रॉक्स. उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? द वन दैट इज़ नोस्टॉक एंड वुचेरिया. अब जो नोस्टॉक है
उसको तो हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पढ़ा था, इट इज सीन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ क्रिप्टोफाइट्स। सो ऐसा नहीं है कि एक algae है तो उसको सिर्फ एक ही हैबिटेट में पाई जाती है, देयर आर सेवरल हैबिटेट्स वेयर एन algae कैन अडेप्ट टू। नाउ another one that is epiphyllophytes again, so here it refers on the tree trunk। यहाँ पे जो algae है वो leaves के ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे bark, tree bark के ऊपर, that is not on the leaves, but we can refer the same name, that is epiphyllophytes। तो on the tree bark, तो ये उसके tree bark के ऊपर पाए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से examples आते हैं, that is Haplosylzone and Formidium। So these are the two examples which are seen on the tree bark, the algae which is seen on the tree bark। Next that is epizoophytes। Now epi का मतलब obviously outer membrane, outer layer, we are like referring to epidermis or all that, that means it's a outer layer। Zoo मतलब animal, we refers this word zoo to animals। So now zoophytes मतलब कि outside the body of the animals। तो उसमें कौन से एग्जाम्पल है algae के, दैट इज द मेंबर्स ऑफ केटोफोरॉन्स। सो दीज आर द 4 टाइप्स विच आर फाउंड ऑन द एरियल algae। मतलब एरियल algae का मतलब डोंट मेक एनी कन्फ्यूजन, इट इज़ नॉट फाउंड इन द एयर, it is because they get their water and carbon dioxide requirements directly from air। Okay, so these are all the aerial habitat of algae। So the fourth one, that is unusual habitats, the algae which are found in unusual habitats। First one, that is cryophytes। Now cryophytes are the algae which are found in cold conditions or cold environment। Okay, the examples of algae which are Echinoderma and Pleurococcus। So these are the examples which are found, the algae examples which are found in cold environment, on the snow, on the the environment which is freezing cold। So these are cryophytes। The next one, that is thermophytes। So thermophytes are obviously the algae which are able to survive in the extreme hot conditions, found near hot springs and the environment which is temperate hot। So what are the examples of those thermophytes, that is Oscillatoria and Heteroharmogonium। So these are the two common algae which are referred to as thermophytes। Now the next one, which is symbiotic, we already are aware of the symbiotic relationships between a fungus and an algae, those are known as lichens। So lichens is a symbiotic relationship that is occurring between an algae and a fungus। Now endophytic, now previously we have studied about in aerial habitat, that is epiphyllophytic, means outside the plant। Now this is endo, means inside, so inside the plant body the algae which is found, that is Anabaena। This is an Anabaena which is found inside the plant body। Now endozoophytic मतलब कि inside animal body, उसमें कौन से एग्जाम्पल है, जूजेंथेला इन स्पॉन्जेस। इसका नाम ही जूजेंथेला कर दिया है क्योंकि दीज आर फाउंड इनसाइड द एनिमल्स। नाउ द वन दैट इज पैरासाइटिक, नाउ दीज आर द डिजीज कॉजिंग algae actually which is harmful to us। So what are the example of algae which is parasitic, that is Caplioreus virescens। So these are all the unusual habitats of algae। So this is the ultrastructure of eukaryotic algal cell। To study the structure of eukaryotic algal cell, we are taking an example of Chlamydomonas। So the diagram which you are seeing here, this is the diagram of Chlamydomonas। तो इसके अंदर के सारे structures हम study करने वाले हैं। तो let's study the eukaryotic algal cell in detail। तो सबसे पहले जो outer layer है यहाँ पे, ये जो आप रेड कलर की देख रहे हैं वो जिलेटिनियस शीथ। दिस इज अ स्लीपरी स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। तो ये जो जिलेटिनियस शीथ है वो प्रेजेंट होती है आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लेमिडोमोनास, और बहुत सारी algae में यहाँ ये जिलेटिनियस शीथ पाई जाती है। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है, दिस इज अ सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन हम सबको पता ही है कि सेल वॉल इज अ प्रोटेक्टिव लेयर
which is found inside any cell, means any bacterial cell or any algal cell. तो सेल वॉल का यहाँ भी द प्राइम काम तो यही है कि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है. एंड द सेल वॉल ऑफ द algal cell is made up of mainly of the peptidoglycan layer. ओके, उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, these all the structures which are like all the attached to the boundaries, these are ribosomes. तो रिबोसोम्स का जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, और इसके स्ट्रक्चर में भी हमें रिबोसोम्स देखने मिलते हैं. फिर ये जो आप बैक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस होल द बैक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट एनवेलप. जो क्लोरोप्लास्ट एनवेलप है उनके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने मिलती है. तो सबसे पहले प्लास्टिड. तो प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड में हमें सब्सटेंस देखने मिलते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसका हमें फंक्शन पता है, दे आर लाइक फोटोसिंथेसिस. ओके, वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्व करते हैं. फिर क्रोमोप्लास्ट जिसमें डिफरेंट कलर के, मतलब एल्गी अगर ब्लू ग्रीन कलर है तो उसके जो कलर्स है वो डिपेंड करते हैं क्रोमोप्लास्ट पे. और अगर एल्गी कलरलेस है मतलब कि उसके प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट. तो ये सारे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसमें किस में प्रेजेंट होते हैं? वो है प्लास्टिड. अब उसके अंदर दूसरी और एक चीज़ जो क्लोरोप्लास्ट एनवेलप में पाई जाती है वो है लेमेला. ये लेमेला है, और फिर प्लास्टिड, एंड देन देयर इज़ वन मोर थिंग प्रेजेंट इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट एनवेलप एंड दैट इज़ आई स्पॉट. अब ये जो आई स्पॉट है वो मेजोरिटिवली जो फ्लैजेलेट बेयरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ही पाए जाते हैं. तो यहाँ पे हमें फ्लैजेला देखने को मिलता है यहाँ अपर पार्ट में. तो जो फ्लैजेला बेयरिंग स्ट्रक्चर्स है एल्गी के उसमें ही मोस्टली आइसपोड पाए जाते हैं. अब आइसपोड का फंक्शन क्या है? आइसपोड क्या करता है कि जो लाइट है उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है और उसके तरफ जो एल्गी है उसको मूव करने के दे गिव द सिग्नल्स. तो iSpot detect the light and makes the algal to move towards that light direction. So iSpot है वो बहुत important है. It's majoritively found inside the structure of inside the structure of algae which is bearing flagella. तो यहाँ पे फ्लैजेला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर iSpot होगा और फ्लैजेला नहीं होगा तो मूव किस डायरेक्शन में करेगा, राइट? तो अगर फ्लैजेला नहीं है एल्गी में तो हमें iSpot देखने नहीं मिलते, बिकॉज इनडायरेक्टली इट गिव सिग्नल्स टू फ्लैजेला कि वो उस डायरेक्शन में मूव करता है. नेक्स्ट थिंग जो हमें एल्गी के यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर सेल में पाई जाती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम सबको पता है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये जो फंक्शन है बेसिक सा वही सेम है हमारे एल्गी के सेल में. दूसरी है ये है न्यूक्लियस. That's a nucleus. We all know the function of nucleus to store the genetic material. Okay, nucleolus is also found in that, in which chromosomes are found, and all these things which we basic things which we know about it. So वही है nucleus. अब nucleus के exact attached हमें क्या पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोस्टली इट इज़ सीन नियर द न्यूक्लियस. सो दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हमें पता है कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स. मतलब कि वो दो टाइप्स के होते हैं. दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि जिसमें रिबोसोम्स अटैच होते हैं. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिबोसोम अटैच है तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर रिबोसोम्स अटैच्ड नहीं है तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब आप कहेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शंस क्या है. तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के फंक्शन है वो बेसिक से फंक्शन है. दैट इज़ रिबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो रफ एंडोप्लाज्मिक का यही फंक्शन है कि इट इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दैट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. तो जो लिपिड्स का सिंथेसिस है दैट इज़ डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, एंड द प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय RER, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। तो दैट इज़ ऑल अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके स्ट्रक्चर के पास में हमें देखने मिलता है गोल्जी apparatus। सो दिस वन दैट इज गोल्जी apparatus। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus? तो इट इज़ मेनली यूज फॉर द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स। जो पैकेजिंग का जो सारा काम होता है वो होता है किसके अंदर, गोल्गी apparatus के अंदर। अब दूसरी चीज़ हमें, तो लाइसोसोम का भी स्ट्रक्चर फंक्शन हमें पता है कि लाइसोसोम इज ए सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि तुरंत सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है, वो हम लेना भूल गए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ वी ऑल नो दैट इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि जो चीज़ें सेल को ज़रूरी होती है वही चीज़ें वो अंदर आने देगा, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो उसको बाहर फेंक देगा। तो दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमिडोमोनास विच इज़ अ यूनिसेल्युलर मोटाइल एल्गल सेल। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा दैट इज़ अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। तो हम उसका स्ट्रक्चर डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं इफ़ टेकन अ यूनिसेलुलर वन। तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा दैट इज़ अ क्लेमिडोमोनास विच इज़ अ यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गे, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्लैजेला। तो ये था द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल।